तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, जो कि मुंबई के अंदर आने वाली लेटेस्ट मेट्रो लाइन होगी जो ऑपरेशन शुरू करेगी पैसेंजर्स के लिए। तो दोस्तों जो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है RDSO, इसके ट्रायल्स लिए जा रहे थे मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंडरग्राउंड सेक्शंस के लिए, कुलाबा बांद्रा सीप्स वाले टुकड़े के लिए, और ये सक्सेसफुली इस लाइन ने कंप्लीट कर लिए है, जिसको जैसे जब सर्टिफिकेशन मिल गया है इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे पैसेंजर ऑपरेशंस शुरू हो सकेंगे। टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड टेस्टिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिग्नलिंग प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो गया है। हालांकि ये बोला जा रहा था कि 15 अगस्त को हमें ये मेट्रो लोगों के लिए ओपन अप होते हुए नजर आएगी। ये काफी आइडियल टाइम भी था क्योंकि ये मेट्रो सिस्टम का एक फेज ऑलमोस्ट रेडी ही है और पैसेंजर्स के लिए ओपन किया जा सकता था। लेकिन अभी फिलहाल जो कुछ नई खबरें कल के दिन मिल रही है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ये है कि सितंबर में ये लाइन एक्चुअली लोगों के लिए खुलेगी और दिसंबर में पूरा स्ट्रेच जो है वो लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा कोलाबा तक। अब कोलाबा तक का तो हमें नहीं पता, लेकिन पहले वाला स्ट्रेच इजीली ओपन हो सकता था। ये क्यों किया जा रहा है इसके काफी इंडिकेशंस हमें मिल सकते हैं एक सिंपल थियरी के साथ में कि इलेक्शंस जो है महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के वो उस समय के आसपास ही आएंगे, तो ऑब्वियसली इसके कारण जितना हो सके उतना इलेक्शंस के नजदीक इन मेट्रो लाइंस को पैसेंजर्स को सौंपा जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है विशाखापट्टनम पोर्ट से रिलेटेड, जो कि देश के अंदर का हाईएस्ट सी फूड एक्सपोर्टिंग पोर्ट बन गया है और गेटवे फॉर इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट बन गया है। तो टोटल 3,14,000 टन ऑफ सी फूड वैल्यूड एट ₹179.84 बिलियन यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में, उसने भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया, लेकिन वो 2,40,000 टन के आसपास का है। इसकी वैल्यू 63.96 बिलियन है, तो यहाँ पे वैल्यू वगैरह के हिसाब से भी बड़े लेवल पे डिफरेंस है। और विशाखापट्टनम प्रीमियर पोर्ट बन गया है सी फूड एक्सपोर्ट्स। भारत जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, वहाँ पे सी फूड एक्सपोर्ट ऑब्वियसली बड़े लेवल पे होगा और यहाँ पे लीडर हमें कौन सा है वो समझ में आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर इसके अगले फेज के लिए जो 35% ऑफ टोटल कॉस्ट होगी वो एज लोन ली जाएगी, ये कहा गई है। तो ये दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात या नई बात नहीं है। देश भर के अंदर जो मेट्रो प्रोजेक्ट बनते हैं उनके अंदर बोरोविंग बड़े लेवल पे होती है, पीपीपी मॉडल पे कई बार बनाए जाते हैं। बहुत ज्यादा पैसा बाहर से लेना जरूरी होता है। लैंड एक्विजिशन जो है वो 5,000 करोड़ के आसपास का होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट कर देगी, जिसके बाद में 776 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर जो कॉस्ट होगी 36.59 किलोमीटर की लाइन के लिए, वो अब तक नम्मा मेट्रो की हिस्ट्री सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रेच होने वाली है। लेकिन ऑब्वियसली बेंगलुरु जैसे शहर जहाँ पर इतना ट्रैफिक कंजेशन है, वहाँ पे मेट्रो जैसे सिस्टम्स का होना बहुत जरूरी है और ये काम एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लिया गया है। अगली खबर दोस्तों फिर से मुंबई से आ रही है, जहाँ पर फाइनली ब्रिहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पोजीशन ले लिया है 120 एकर्स ऑफ लैंड एट महालक्ष्मी रेस कोर्स, एक लंबे डिस्प्यूट के बाद। अब जो लोग नहीं जानते, महालक्ष्मी रेस कोर्स सदर्न मुंबई के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ओपन पार्सल है, जहाँ पर लीज पे जमीन दी गई थी 1914 में। मैंने RWITC का जो ये लीज था उसके ऊपर भी एक मल्टीपल मिनट्स की वीडियो बनाई थी, एक्सप्लेन की थी पूरी सिचुएशन, लेकिन बेसिकली लीज खत्म हो गई, बाद में हल्की से एक्सटेंड की गई थी कुछ सालों पहले। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो लैंड इतना अभी एक्सपेंसिव बन चुका है, मोर देन 20,000 करोड़ का, ऐसे इजीली दे नहीं सकती थी। तो यहाँ पर लीज खत्म करके जो है रेस कोर्स को थोड़ा बहुत एरिया दिया गया है जहाँ पे घोड़े सवारी होगी। बचा हुआ जो 120 एकड़ है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया है। प्रोबेबिलिटी ये है कि जल्दी यहाँ पर हमें टेंडर्स इशू होते हुए नजर आएंगे एक वर्ल्ड क्लास पार्क गार्डन बनाने के लिए। अब ऑब्वियसली डिपेंड करता है कैसा बनेगा। अगर प्राइवेट कंपनी वगैरह इन्वॉल्व होती है तो हमें सिंगापुर में जैसे गार्डन्स है वैसे देखने को भी मिल सकता है, लेकिन अगर हम PWD को ये काम करने को एक्सपेक्ट करते हैं या बाबू अफसर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा घटिया गार्डन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एक बहुत ही ज्यादा प्राइम रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ पर नजर आ सकता है। अभी वैसे महालक्ष्मी रेस कोर्स पब्लिक के लिए ऑलरेडी ओपन था, लोग जा सकते थे। अब नया गार्डन बनता है, कैसे बनता है, क्या है वगैरह वगैरह, वो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। अगली खबर दोस्तों ये एयर इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने पार्टनरशिप की है किड्जेनिया के साथ और लॉन्च किया है एयर इंडिया एविएशन एकेडमी एट किड्जेनियाज थीम पार्क्स इन नोएडा एंड मुंबई। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों को जो है एक्सपीरियंस किया जाएगा रोल प्लेस के जरिए, पायलट्स केबिन क्रू बनने का इनको मौका दिया जाएगा मॉडल एयरक्राफ्ट के ऊपर। और जो फ्यूचर एविएशन प्रोफेशनल्स है उनके लिए एंगेजिंग एक्टिविटीज बनाई जाएगी, जहाँ पर बेसिकली बच्चों का जो कॉग्निटिव इमोशनल सोशल स्किल्स है, साइकोमोटर स्किल्स है, उनको भी किया जाएगा। तो वैसे कई थीम पार्क्स हमारे देश के अंदर है, ट्रेन्स वगैरह के भी ऐसे कुछ जगहों पर अवेलेबल है। एविएशन के अंदर इंडिया पार्टनरशिप करके यहाँ पे कर रहा है। ऑब्वियसली उनकी खुद की तो ब्रांडिंग यहाँ पे होती ही है और बच्चों के लिए भी एक चीज यहाँ पे उनको देखने मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हिसार एयरपोर्ट से रिलेटेड, जिसके बारे में हम कुछ खबरें सुनते ही जा रही है पिछले कुछ समय से। जल्दी ये पूरा ओपन होगा और बेसिकली यहाँ पर हुआ है कि यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी USTD के द्वारा अप्रूवल और फंडिंग ग्रांट हो गई है इस एयरपोर्ट को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए टू बिकम एन इंटीग्रेटेड एविएशन हब फॉर हरियाणा। तो बेसिकली कार्गो हैंडलिंग, लॉजिस्टिक्स, दूसरा इंफ्रा जो होता है चेन नेटवर्क डेवलप करना, उसके अंदर का जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो यूएस ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी
हिसार एयरपोर्ट को प्रोवाइड करेगी। 3 डे का यूएस इंडिया एविएशन समिट हुआ था, उसके दौरान ये ग्रांट दिया गया है। तो ये इस एयरपोर्ट के लिए सच में एक बहुत बड़ी बात है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, जिनको मिला है कॉन्ट्रैक्ट 12,800 करोड़ रुपीस का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 2 700 मेगावाट्स के इलेक्ट्रिकल रिएक्टर्स इनको बनाने हैं कईगा कर्नाटका के अंदर, और ये इनका अब तक का हाईएस्ट वैल्यू टेंडर है जो कि स्टेट और एनपीएसएल के थ्रू इनको मिला है। ऑब्वियसली देश को बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूक्लियर पावर पे ध्यान देना, क्योंकि इन प्रैक्टिकलिटी न्यूक्लियर पावर से ज्यादा क्लीन और जो एक्चुअल हमारी एनर्जी नीड्स है वो फुलफिल करने वाला कोई दूसरा सोर्स नहीं है। $26 बिलियन का वैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट है हमारा। इसके पहले अगर हम बात करें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ये कुछ कंपनीज ऐसी है जो न्यूक्लियर बेड्स के अंदर पार्टिसिपेट करने लायक काम कर चुकी है, काम न्यूक्लियर हमारे एनर्जी सेक्टर में कर चुकी है। अब MEIL भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो गया है। आज के AskPT सवाल के बारे में बात करें तो प्लस अल्ट्रा पूछते हैं गवर्नमेंट ढोलेरा जैसी और सिटीज अलग अलग स्टेट्स पे क्यों नहीं बना रही है। ढोलेरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है गुजरात का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जबरदस्ती दूसरे स्टेट्स के अंदर सिटीज प्लान नहीं कर सकती अनलेस अनटिल वो यूनियन टेरिटरी हो। तो देखो बाकी स्टेट्स ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। गिफ्ट सिटी जो है वो फाइनेंस, ऑफिस, बिजनेस के सबसे टारगेट किया गया है। ढोलेरा प्योरली इंडस्ट्रियल सिटी है और देश की पहली प्योरली इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो ढोलेरा नहीं है, वो ऑरिक सिटी थी अहमदाबाद के अंदर, और उसके भी पहले अगर हम जाए तो जमशेदपुर वगैरह भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से मैं बताऊं तो ऑरिक सिटी जो है महाराष्ट्र में संभाजी नगर के पास वो है। एट द सेम टाइम न्यू सिटीज की हम बात करें तो अमरावती है, ये YEDIA जो है वो दिल्ली NCR और यूपी के बीच में बहुत बड़े लेवल पर नई सिटीज डेवलप कर रही है। मुंबई 3.0 के अंदर अभी न्यू रोड्स एंड यूटिलिटीज के लिए टेंडर्स ऑलरेडी आउट हो गए हैं। तो देश के अंदर जो है न्यू सिटीज का फॉर्मेशन होते रहता है हर स्टेट के अंदर। ढोलेरा जो है इससे भी बड़े लेवल पे सिटीज है जो है ऑलरेडी फंक्शनल हो रही है। नवी मुंबई उसका एक पूरा बना चुना एग्जांपल है जिसका एक्सपांशन होते रहता है। तो यहाँ पर बस ढोलेरा का नाम ज्यादा है और ढोलेरा जैसे कई सिटीज देश में बन रहे हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि देश को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल हर तरीके की सिटीज की बड़े लेवल पे जरूरत है जो मॉडर्न हो और पुरानी जो सिटीज के अंदर दिक्कतें हैं उनसे कहीं ना कहीं पे अलग हो। और इनको ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ही फंड करती है। हालांकि ये बात सच है कि कुछ स्टेट्स को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह चेंज करने में, परमिशंस देने में, वहाँ पे कुछ चीजों का एक्सेस देने में ऊपर नीचे करती है ट्रीटमेंट, लेकिन फिर भी सिटीज डेवलपमेंट हर जगह पे होता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मैं हूँ आकाश भावसर, आप देख रहे इंफ्रा न्यूज, और आपके जो भी सजेशन है वो कमेंट्स में जरूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।